नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। प्रजातंत्र महज एक चुनावी उत्सव धर्म न रह जाए। दैनिक भास्कर। रेवड़ियां और जनकल्याणकारी योजनाएं। दैनिक जागरण। दलाली का दायरा जनसत्ता। स्त्री के विरुद्ध। अब आर्टिकल विस्तार से। प्रजातंत्र महज एक चुनावी उत्सव धर्म न रह जाए। दैनिक भास्कर। नरेंद्र मोदी ने चरय बेती चलते रहो को भाजपा का मूल मंत्र बना लिया है। तभी तो 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के कुछ घंटों बाद ही भाजपा मुख्यालय में ये हैट्रिक 2024 की हैट्रिक की गारंटी है कहकर उन्होंने अगले आम चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने का संदेश दे डाला। कहना न होगा कि आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। करीब 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग और 105 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले इस देश में चुनाव एक ऐसा पर्व होता है जो लोगों को दुख दर्द भूलकर पारस्परिक चर्चा और राजनीतिक कर्मकांड की ओर ले जाता है। एक आकलन के अनुसार देश के हर 15 परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति चुनावी राजनीति में सक्रिय तौर पर शामिल रहता है। पीएम सीएम की चुनावी यात्रा का मतलब उस इलाके की सरकार और उसके लोगों को कई दिनों का मुख्य काम से विरत होना। लेकिन इस समय वास्तविक विकास कार्य खासकर अंतर संरचनात्मक ढांचे जैसे उत्पादन वृद्धि के अवयव, सड़क, कौशल विकास, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य का ताना बाना हाशिए पर चले जाते हैं। इसमें प्रजातंत्र की स्थूल प्रक्रियाएं और उससे जुड़ी संस्थाएं तो नजर आती हैं, लेकिन मानव विकास के अन्य पैरामीटर पर देश पिछड़ता जाता है। तभी तो जीडीपी में भारत 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंच रहा है। S&P ग्लोबल के मुताबिक भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले 32 वर्षों में मानव विकास सूचकांक में अभी भी 130 से 135वें स्थान पर झूल रहा है। इस बीच आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। एक साथ चुनाव कराना इस समस्या के निदान में पहला कदम होगा, लेकिन समतामूलक समाज के लिए नीतिगत बदलाव करना जरूरी है, वरना प्रजातंत्र महज एक चुनावी उत्सव धर्म रह जाएगा। रेवड़ियां और जन कल्याणकारी योजनाएं। दैनिक जागरण। राजीव सचान लेखक, दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों में लोक लुभावन योजनाओं को कितनी भूमिका रही इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हर दल ने इस तरह की घोषणाएं की। राजनीतिक दलों ने अपनी ऐसी घोषणाओं को जन कल्याण की योजना कहा तो विरोधी दलों की ऐसी ही घोषणाओं को रेवड़ी बताया। एक तथ्य यह भी है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में किसी दल की मुफ्त की घोषणाओं पर तो जनता ने भरोसा किया, किसी अन्य दल की ऐसी ही घोषणाओं पर यकीन करने से इनकार किया। इसका एक उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से यह घोषणा की थी कि यदि जो है सत्ता में आई तो सर्वाधिक गरीब 20% परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए देगी, लेकिन लोगों ने इस आकर्षक घोषणा पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि एक तो इसके आसार कम थे कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता हासिल करने में सफल हो जाएगी, दूसरे कांग्रेस की सरकारों को इस तरह की योजनाओं को लागू करने का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। ये सभी इससे परिचित हैं कि एक समय राजीव गांधी ने कहा था कि हम जरूरतमंद लोगों को 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। देश की जनता ने 20% सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने की कांग्रेस की लोक लुभावन घोषणा के बजाय मोदी सरकार की गरीब किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की घोषणा करने घोषणा देने 6,000 रुपए देने की घोषणा पर अधिक यकीन किया। इसका कारण यह रहा कि मोदी सरकार ने शौचालय, रसोई गैस, आवास और बिजली समेत अन्य अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया है। लोक लुभावन घोषणाएं तभी काम करती हैं जब जनता को यह भरोसा होता है कि ऐसी घोषणाएं करने वाला दल चुनाव जीतने में समर्थ होगा। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोक लुभावन घोषणाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके जीतने की कोई संभावना न होने के कारण जनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल ने इन तीनों राज्यों में 205 प्रत्याशी खड़े किए। इन सभी को भारी बहुमत से पराजय का सामना करना पड़ा। चूंकि कुछ समय पहले पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना थी, इसलिए वहां उसकी ओर से की गई लोक लुभावन घोषणाओं ने असर दिखाया और यह बड़े बहुमत से सत्ता में आ गई। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि केवल मुक्त घोषणाओं के कारण आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की। पंजाब में उसकी जीत का एक बड़ा कारण भी यह भी था कि वहां की जनता कांग्रेस और अकाली दल दोनों से आजिज आ गई थी और भाजपा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। यही कहानी तेलंगाना में भी रही। यह कहना सही नहीं है कि तेलंगाना में केवल
कांग्रेस केवल इसलिए सत्ता में आई क्योंकि उसने मुफ्त की तमाम घोषणाएं कर रखी थी। उसके सत्ता में आने का एक बड़ा कारण यह रहा कि तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को हटाना चाह रहे थे। उन्हें विकल्प के रूप में कांग्रेस दिखी, न कि भाजपा। भाजपा एक समय केसीआर का मुकाबला करती थी और बीआरएस का विकल्प बनती दिख रही थी, लेकिन उनके नेताओं की गुटबाजी ने उसका काम बिगाड़ दिया। चुनाव के पहले यह स्पष्ट हो गया था कि भाजपा कितना भी जोर लगा ले, वह तेलंगाना की सत्ता में नहीं आने जा रही। इसके विपरीत कांग्रेस की संभावनाएं तभी बढ़ गई थी जब कुछ समय पहले उसने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में जीत हासिल की थी। शायद इसी कारण केसीआर ने यह साफ कर दिया था कि ये न तो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और न ही आईएनडीआईए का। जब जब तक ये परिभाषित नहीं होता कि कौन सी योजना रेवड़ी या फिर मुफ्त गोरी को बढ़ावा देने वाली है और कौन जन कल्याणकारी, तब तक लोक लुभावन घोषणाओं का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। देश की औसत जनता कितनी जागरूक नहीं है कि देश की औसत जनता इतनी जागरूक नहीं है कि यह फैसला कर सके कि कौन सी लोक लुभावन घोषणा उनका हित या अहित करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को बल देने या फिर उसका बेड़ा गर्क करने वाली है। निसंदेह निर्धन वंचित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन इसी के साथ इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि इस तरह की योजनाएं वांछित परिणाम दे रही हैं या नहीं। यदि कोई योजना उत्पादक नहीं सिद्ध हो रही है या फिर लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहायक नहीं सिद्ध हो रही है, तो फिर उसके औचित्य पर विचार होना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि कुछ योजनाएं मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। इतना ही नहीं, वे गरीबों को गरीब ही बनाए रखने का काम कर रही हैं। राजनीतिक दलों को यह भी समझना होगा कि जितनी जरूरी जन कल्याण की योजनाएं हैं, उतनी ही विकास की योजनाएं भी। यदि विकास की योजनाओं को गति नहीं दी गई तो फिर उन लोक लुभावन योजनाओं से पीछा नहीं छूटने वाला। लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, राशन आदि के साथ अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, परिवहन के साधन और रोजगार भी चाहिए। ये रेवड़ियां बैठने से नहीं, विकास योजनाओं पर बल देने से ही संभव होगा। चूंकि लोक लुभावन घोषणाएं करना जितना आसान होता है, उसे खत्म करना उतना ही कठिन। इसलिए किसी को आकलन करना ही चाहिए कि मनरेगा सरीकी योजना कब तक जारी रखनी पड़ेगी या फिर 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज कब तक देना पड़ेगा। दलाली का दायरा जनसत्ता। अदालतों को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। उसमें वकील की भूमिका वादी या प्रतिवादी कानून सहायक की होती है। इसके एवज में वकील फीस तय करते हैं। जो जितना काबिल वकील माना जाता है, उसकी फीस उतनी ही ऊंची होती जाती है। इसलिए इस पेशे में अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते, प्रतिभा को निखारते और तार्किक वक्तृता कौशल को धारदार बनाते रहने की जरूरत महसूस की जाती है। मगर लोग लाने की एवज में उन्हें पैसा दिया जा धारदार बनाते रहने की जरूरत महसूस की जाती है। मगर जब से वकालत के पेशे में आसान रास्तों से पैसा कमाने की प्रवृत्ति गहरी होती गई है, तब से मुवक्किल जुटाने की प्रतियोगिता किसी देखी जाती है। इसके लिए बहुत सारे वकील दलालों की मदद लेते हैं। मुवक्किल लाने की एवज में उन्हें पैसा देते हैं। ऐसे में दलाल नए और भोले भाले मुवक्किलों को कई ऐसे वकीलों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते और उनके पास ले जाते हैं जिनसे सामान्य प्रतिभा का कहा जा सकता है, जिन्हें आमतौर पर बहुत कम मुकदमे मिलते हैं। वे मुकदमे को लंबे समय तक खींचते रहते हैं ताकि उनकी फीस बनती रहे। इस तरह मुकदमे का फैसला होने में भी देर होती है और बहुत सारे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे दलाल हर अदालत के बाहर, रेलवे स्टेशन पर, बस ठहराव आदि पर मिल जाते हैं। केंद्र सरकार ने अदालतों को दलाल से मुक्त करने के मकसद से अधिवक्ता संशोधन विधेयक तैयार किया था। अब उसे लोकसभा में भी मंजूरी मिल गई। इसे पिछले संसद सत्र में ही राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी। इस कानून के बाद अदालती परिसरों में दलालों की पैठ बंद हो जाएगी। अदालत ऐसे लोगों की सूची तैयार कर सकेगी जिन्हें दलाल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। स्वाभाविक इससे उम्मीद बनी है कि भोले वाले लोग कम प्रतिभा वाले एवं अयोग्य वकीलों के चंगुल में फंसने से बच जाएंगे। इस तरह उन प्रतिभाशाली एवं योग्य वकीलों को भी मुकदमे मिल सकेंगे जो किसी तरह के तिकड़म का सहारा नहीं लेते। योग्य वकील न केवल अपने मुवक्किल को सही सलाह देता है और उसके मामले का शीघ्र निपटारा करवाने का प्रयास करता है, बल्कि उसकी दलीलों से न्यायाधीश को भी कानूनी बारीकियां समझने और उचित निर्णय तक पहुंचने में मदद मिलती है। अयोग्य वकील अदालत और अपने मुवक्किल का दोनों का सिर्फ समय बर्बाद करता है। इस लिहाज से अदालतों पर मुकदमे के बोझ से भी कुछ मुक्ति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मगर दलाली की समस्या सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे कामों में दलाली की वजह से लोगों को बेवजह इधर से उधर भटकना और उलझना पड़ता है। छोटे मोटे लाइसेंस बनवाने या किसी संस्था आदि का पंजीकरण कराने जैसे कामों में भी इस तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जिसकी उनमें दलालों के लिए भरपूर जगह बन गई। सरकारी योजनाओं में शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें दलालों की पहुंच ना हो, चाहे वह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े काम हो या फिर तहसीलों में जमीन जायदाद से जुड़े काम। सब में दलाल सक्रिय देखे जाते हैं। फिर बड़े सरकारी ओहदों में भी बिना दलाल के काम कई बार जटिल हो जाता है। रक्षा सौदों में दलाली से लेकर लक्ष्मी समय तक सवाल उठते रहे हैं।
इसलिए केवल अदालतों में नहीं, हर ऐसी जगह से दलाली की गुंजाइश खत्म करने का प्रयास होना चाहिए जहां आम जन से जुड़े मसले निपटाए जाते हैं। स्त्री के विरुद्ध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर समाज, पुलिस प्रशासन और सरकार के कामकाजों की शैली को आईना दिखाया है। दर्ज मामलों पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक देखें तो आज भी हर जगह होने वाले अपराधों में महिला सबसे ज़्यादा जोखिम से गुजर रही हैं और उनके खिलाफ आपराधिक घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ रही हैं। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2022 में देश भर में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं के कुल 4,35,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसके पिछले वर्ष यानी 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 था। यानी वक्त बीतने के साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तस्वीर में कोई सुधार आने के बजाय स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। माना जाता है कि शहरों में कानून व्यवस्था से लेकर अन्य उपायों की वजह से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से स्थितियां बेहतर हैं, मगर विडंबना है कि गांवों के मुकाबले शहरों और महानगरों में स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक हुई है। स्त्रियों का जीवन महानगरों की अपेक्षा ज़्यादा जोखिम से गुजर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में दिल्ली सबसे ऊपर रही, जो लगातार तीसरे साल 19 महानगरीय शहरों में सबसे अधिक है। राज्यों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिस दौर में देश के हर स्तर पर आगे बढ़ने और व्यवस्था में बड़े बदलाव का हवाला दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं के जीवन पर जोखिम में लगातार बढ़ोतरी कैसे हो रही है। आमतौर पर सभी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक घोषणाएं करती रहती हैं, मगर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समाज कल्याण कार्यक्रमों से लेकर जितने भी कदम उठाए जाते हैं उससे ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन को सहज और सुरक्षित बनाने में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली। हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य वारदात का शिकार होने को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ 31.4% आपराधिक घटनाएं पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की होती हैं। सवाल यह है कि वक्त के साथ चतुर्दिक विकास, नए सख्त कानूनी प्रावधान और व्यवस्थागत सुधार के बीच महिलाएं कहाँ हैं। आमतौर पर सभी पार्टियों का यह चुनावी नारा और वादा होता है कि वे सत्ता में आने पर हर स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, मगर हकीकत यह है कि हर अगले साल एनसीआरबी के आंकड़ों से लेकर सभी अध्ययनों में यही अफसोसनाक तस्वीर होती है कि महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित और सहज महसूस नहीं कर पाती। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के भीतर शायद ही कोई खौफ दिखता हो। सामाजिक विकास का सवाल हाशिए पर होने की वजह से आम लोगों के भीतर भी स्त्रियों और उनके मुद्दों को लेकर जरूरी संवेदनशीलता का अभाव दिखता है। अगर देश की महिलाएं हर जगह खुद को असुरक्षित पाती हैं तो विकास के आंकड़ों और दावों का क्या मतलब रह जाता है। धन्यवाद।